फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के बायो का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इससे पहले कि हम उस चैप्टर को, उस टॉपिक को शुरू करें, तो पहले हम कुछ बायो के बारे में जान लें कि बायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं वो है क्या, उसके डिफिनेशंस क्या हैं, उसमें पढ़ना क्या होता है। हाँ, बायो का मतलब जान लें पहले। तो जो वर्ड बायो, जो वर्ड आया है, ये दो शब्द से बना है, दो वर्ड्स को इंक्लूड किया गया, तो ये बायोलॉजी वर्ड बना। ठीक है, किसी भी चीज को अगर समझना है तो उस वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। आफ्टर दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट वर्ड। क्लियर? तो हमें बायो समझना है, बायोलॉजी को समझना है, तो पहले हम इस वर्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बायोलॉजी वर्ड को ब्रेक करते हैं तो इसमें आता है दो वर्ड, बायो प्लस लोगोज। ठीक है, बायो प्लस लोगोज, ये दो वर्ड के मिलके बना है बायोलॉजी। तो इस वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो बायो का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जानना होगा कि बायो का मतलब क्या होता है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब किसी जीव के बारे में, किसी जीवन के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो वो जो हम पढ़ेंगे वो आएगा किसमें, बायोलॉजी में। बायो का मतलब भी होता है लाइफ। अंडरस्टैंड? बायो का मतलब ही होता है लाइफ। तो हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। हाँ, अब हमें ये जानना है कि स्टडी ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले हम ये जानना है कि लाइफ कैसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज जीवित है, किसमें लाइफ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हम बायोलॉजी पढ़ें इससे पहले हमें ये जानना है कि लिविंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लिविंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, जिसे हम किस बेसिस पे हम किसी भी चीज को लिविंग कह सकते हैं या उसे नॉन लिविंग कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए हमें क्या जानना है, दो पॉइंट्स हमें देखना होता है। एक होता है ग्रोथ and the second is that मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये दो वर्ड, ये दो जो टर्म्स हैं, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज है लिविंग है या क्या है। ठीक है, एक हो गया ग्रोथ, सेकंड इज मेटाबॉलिज्म। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होते हैं। ठीक है, तो भाई अगर एक पॉइंट हम पकड़ के चलते हैं, मान के चलिए हमने ग्रोथ पकड़ के चला। ठीक है, हम ग्रोथ को मेन वर्ड लेके अगर हम चलते हैं तो ग्रोथ के लिए हमें क्या करना होगा, हमने एक प्लांट लगाया, वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको ऑब्जर्व करने में वक्त, मतलब वो उसकी ऑब्जर्वेंस में वक्त लगेगा। अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका तो उसमें वक्त लगेगा। छोटा सा प्लांट लगा है, उसके बड़ा होते होते थोड़ा वक्त लगता है। हमें देखना क्या है लिविंग्स के लिए कि वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है कि नहीं, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, किसी भी चीज में, अदरवाइज वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसमें मेटाबॉलिज्म हो रही है देन वी कैन से दैट इज लिविंग, है ना। ये हमारे लिविंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। ठीक है, अब इसके अंदर हमें टॉपिक्स जो पढ़ने हैं, बात कर रहे हैं लाइफ की, तो ये तो हमारा हमने बायो को समझा कि बायोलॉजी होता क्या है। अब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो चैप्टर हमें पढ़ना है, वो होता है, वो चैप्टर का नाम, उस चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं वो चैप्टर लाइफ प्रोसेस।
ठीक है, तो हम जो चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेस। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में लाइफ है तो उसकी प्रोसेस क्या है, क्योंकि भाई जिंदगी है तो अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इज इट करेक्ट, राइट। जिंदा है तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, उसमें क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, वो हम लोग को सब अभी जानना है। ठीक है, हम कोशिश ये करेंगे कि एक एक टॉपिक को डील करते चलें ताकि 10th बेसिस पे पढ़ाई होते होते उसके साथ साथ हम एक कॉम्पिटिटिव लेवल का भी कुछ स्टडी करते जाएं, ताकि किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने में आप लोग को दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस की जहां तक हम बात करते हैं तो इसमें आती हैं 4 चीजें। लाइफ है तो उसमें भाई क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ वन इज एक्सक्रिएशन। ये लाइफ प्रोसेस के अंदर हमें ये 4 चीजें पढ़नी है, न्यूट्रिशन पढ़नी है, रेस्पिरेशन पढ़ने हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड आफ्टर दैट एक्सक्रेशन। ठीक है, तो अब ये 4 चीजें हैं जो लाइफ के लिए जरूरी हैं। मैं यहां पे एक क्वेश्चन राइज हो सकता है, इस तरह से मैं आपको बताता हूं। यहां पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक वर्ड आता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो आप हमें ये बताइए, हमें ये जानना है कि भाई रिप्रोडक्शन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी वो कर रहा है क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन कर रहा है तो भाई हम ये भी कह सकते हैं कि इस बेसिस पे कि भाई उसमें लाइफ है, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, सारा कुछ हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो क्या सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, हाँ या ना? आप बताइए। रिप्रोडक्शन जो वर्ड आया, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन भी होता है, रिप्रोडक्शन होता है भाई। तो रिप्रोडक्शन जब हो रहा है उसमें, तो क्या ये रिप्रोडक्शन जो है ये लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है या नहीं है, ये लाइफ प्रोसेस का स्टेप्स है या नहीं है? तो ये लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है या नहीं, इस पर अगर बात चलती है तो हम ये देखते हैं कि भाई लाइफ के लिए पहले सबसे पहले ये जाना है कि जरूरी क्या है। सबसे पहले जरूरी क्या है लाइफ के लिए? जिंदा रहने के लिए इंसान को क्या चाहिए? हवा, पानी, खाना, एनर्जी चाहिए होता है ना, लाइफ के लिए जरूरी है, जो कि न्यूट्रिशन हम लोग को मिलता है। फिर रिस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है भाई, हमने जो खाया है, जो हमें एनर्जी मिला है, जो हमें जो ब्लड बना है हमारे अंदर, उसको सेल्स में ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एंड एक्सक्रीशन में क्या होता है? आफ्टर डाइजेशन, है ना, जो हमने खाया सारा कुछ डाइजेस्ट हो, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, जो हम लोग का शरीर से जो बाहर निकलता है, जिसको एक्सक्रेटा बोलते हैं, वो जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो भाई इसमें हमारा रिप्रोडक्शन तो कहीं आया नहीं। तो ये जो है रिप्रोडक्शन, ये हमारे लाइफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। हालांकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये लाइफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। मतलब ये जरूरी नहीं है, हाँ, एक इंसान अगर जिंदा है तो उसके अंदर ये 4 चीजें होंगी, ये 4 चीजें, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये होंगी 4 चीजें। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो वो जिंदा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो वो जिंदा नहीं है, वो जीवित नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि रिप्रोडक्शन का जरूरत क्यों होता है? रिप्रोडक्शन क्यों होता है? रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम अपने जैसे स्पीसीज को बढ़ाते हैं। एक इंसान अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो अपने जैसे स्पीसीज को बढ़ाएगा, जो कि लाइफ के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, वो जरूरी किस लिए है, रिप्रोडक्शन जरूरी किस लिए है? हमें अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है, ना कि लाइफ प्रोसेस के लिए। लाइफ प्रोसेस बिना रिप्रोडक्शन के भी ही हो जाती है। ठीक है, बिना रिप्रोडक्शन के भी लाइफ प्रोसेस, बिना रिप्रोडक्शन के ही लाइफ प्रोसेस होती है। ठीक है, नाउ
तो ये 4 टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि कभी कभी ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि भाई रिप्रोडक्शन भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, तो क्यों रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि पहला टॉपिक हम न्यूट्रिशन को डील करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। हमने अभी पहला टॉपिक न्यूट्रिशन हमने लिया, हम न्यूट्रिशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब न्यूट्रिशन की बात आती है दोस्तों, तो हमें जानना है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि किसी भी वर्ड को एक बेहतर ढंग से, एक बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या करना होता है कि वर्ड्स को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, वर्ड्स को ब्रेक करेंगे ताकि 2 टुकड़ा में या 3 टुकड़ा में, जैसे भी होता है, उसको 2 टुकड़ा में ब्रेक करने के बाद उसको आसानी से समझा जा सकता है। इज इट राइट? तो चलिए भाई, न्यूट्रिशन जो वर्ड बना है वो बना कहाँ से? इसमें एक बात, ये वर्ड जो हमारा बना, ठीक है, हम अब न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का पहला स्टेप्स है न्यूट्रिशन। ये टॉपिक नहीं, दैट इज स्टेप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो हम न्यूट्रिशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है न्यूट्रिशन की डिफिनेशंस क्या है। न्यूट्रिशन कहते किसको हैं? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन मीन्स व्हाट? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब कि हमारे शरीर में हम जब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसकी जो यूटिलाइजेशंस होती हैं, वो जो डाइजेस्ट होता है, इस सारा प्रोसेस हमारे न्यूट्रिशंस के अंदर आता है। ठीक है, हमने न्यूट्रिएंट्स लिया। अब हमारे न्यूट्रिएंट्स में कई चीज़ होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड है, फैट है, ये सारा कुछ है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की बात हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात हुई है, तो भाई इसमें न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की, तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या क्या हैं? ठीक है, तो वो पहले जानेंगे। न्यूट्रिएंट्स हमने कहा ना अभी, न्यूट्रिएंट्स कि न्यूट्रिशन आता है वर्ड, ये बना कहाँ से? ये वर्ड ये बना न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन वर्ड से मतलब न्यूट्रिएंट्स वर्ड से न्यूट्रिशन बना। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स भाई, ये न्यूट्रिएंट्स वर्ड, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वर्ड से, इस वर्ड से बना है ये न्यूट्रिशन, है ना, इस वर्ड से बना न्यूट्रिशन। मॉडिफाइड न्यूट्रिएंट्स वर्ड को मॉडिफाई करके बनाया गया न्यूट्रिशन, है ना। मतलब इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन, हमने पहले ही बताया, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं? फर्स्ट वन इज प्रोटीन, फैट, जिसको हम लोग लिपिड भी कहते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से आप याद कर लीजिए, क्योंकि फैट को ही लिपिड करते हैं, कहीं कहीं फैट की जगह वर्ड ना यूज करके लिपिड यूज करता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। फैट, लिपिड एंड थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट, है ना। 3 वर्ड आया, प्रोटीन है, फैट जिसको लिपिड भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट। हमने जो 3 वर्ड बताया, ये 3 जो न्यूट्रिएंट्स हमने बताया, प्रोटीन, फैट और लिपिड, एंड थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो वर्ड्स हैं, इसमें हम आपको बता दें कि न्यूट्रिएंट्स जब हम लेते हैं, प्रोटीन, तो हम सबसे पहले हमको ये बताइए आप, या हम ये जानना चाहते हैं, या हमें ये जानना है पहले कि भाई सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलता है। ये क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स गिव्स मोर एनर्जी, विच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स गिव्स मोर एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? तो ऑब्वियसली लोगों का जवाब क्या होगा? इज इट प्रोटीन, बिकॉज दिस इज बॉडी बिल्डिंग फूड ना। तो ये जवाब हो सकता है फैट या लिपिड या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं फैट की। तो फैट एनर्जी गिविंग फूड है, इज इट राइट और नॉट? हम ये जानना है।
किसी ऐसे इंसान को जो बहुत ज़्यादा, जिसमें ओबेसिटी है, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ओबीज पीपल जो होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, फैट लोग जो होते हैं, उनसे आप कोई भी काम करवाओ, वो बहुत जल्दी वो थक जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी, विद इन 5-10 मिनट में वो थक जाएंगे, क्योंकि वजन ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर पाते, वो थक जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, तो उस बेसिस पे क्या होता है, उस बेसिस पे हम इस एक मोटे आदमी, एक ओबीज पीपल जो होते हैं वो जल्दी थकते हैं। क्यों? क्योंकि ओबीज होने की वजह से उनकी वेट ज़्यादा होती है, वो किसी भी काम को करने में जल्दी थक जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक कमाल की बात ये है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है? इट इज फैट। ये बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि जनरली फैट लोग जल्दी थक जाते हैं। भाई तुम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि फैट जो है वो ज़्यादा, मतलब कि बेहतर ढंग से एनर्जी देता है, या फैट ज़्यादा एनर्जी देता है? हम किस बेसिस पे कह सकते हैं? आखिर कोई तो बेसिस होगा जिस बेसिस पे हम ये दावा कर रहे हैं कि फैट है जो ज़्यादा एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। तो इसका चेक करने का एक अलग रूल है, इसका चेक करने का तरीका अलग है, ठीक है। हम ये नहीं देखें कि कोई आदमी कितना मोटा है, फैट है तो वो ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर है, नहीं। इसका जज करने का, इसका पता करने का कि एनर्जी किस में ज़्यादा है, तो हम लोग क्या चेक करते हैं? सारे चीज़ का, ये जो प्रोटीन है, सारे न्यूट्रिएंट्स का कैलोरीफिक वैल्यू होता है। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जाने कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू की डिफिनेशन क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, मीन्स व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, व्हाट इज मीन्ड बाय कैलोरीफिक वैल्यू, होता क्या है ये? तो कैलोरीफिक वैल्यू की डिफिनेशन क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय अ कंबशन ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, द amount of energy released by a combustion of a unit mass of substance is called its calorific value, ठीक है। ये कैलोरीफिक वैल्यू की डिफिनेशन हुई। अब भाई ये 3 न्यूट्रिएंट्स हमारे पास हैं, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग हैं। तो हम ये देखेंगे भाई कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग, तो क्या क्या कैलोरीफिक वैल्यू है सारे, है ना। इसका प्रोटीन का क्या है, फैट का क्या है, लिपिड का क्या है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है। तो पहले ये हमें जानना है। प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू हम चेक करते हैं। प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4.2, फैट की 9.1 एंड कार्बोहाइड्रेट की होती है 4.1 पर मोल, है ना, 4.1। ये कैलोरीफिक वैल्यू हुई। अब देखिए दोस्तों, हमने अभी क्या बताया, जिस न्यूट्रिएंट्स की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ज़्यादा एनर्जी गिविंग होगा, है ना। तो भाई यहाँ देखना यह है कि भाई इसमें प्रोटीन की ज़्यादा है या फैट का या कार्बोहाइड्रेट्स का। तो हम ये साफ देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का 4.1, प्रोटीन का 4.2, और फैट का कितना है 9.1, दैट इज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हमने बताया था ना, फैट जो हमारा होता है ये हाईली एनर्जी गिविंग फूड होता है। देखिए 9.1 पर मोल पर ग्राम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब ये हमारा हाईएस्ट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हुआ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और राइज होता है यहाँ पे, एक होता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए, ठीक है। हमने फैट लिया, वाली चीज़ कुछ खाए, एनर्जी मिला, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 9.1, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो हमें एनर्जी मिला। एक होता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए, आपने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटल्स में जहाँ, या ब्लड डोनेशन कैंप जो होते हैं, ब्लड डोनेट करने के बाद तुरंत बाद डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं, जो ब्लड डोनेट करता है उसको तुरंत क्या दिया जाता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए? क्या कुछ मीठा देते हैं ना, जैसे
कोई भी मिठाई जिसमें ग्लूकोज मिले, है ना। ग्लूकोज होता है वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए होता है, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत उससे रिकवरी होती है, ठीक है। वीकनेस लग रहा है उसे, ऐसे भी देखते हैं जनरली हम लोग डेली लाइफ में क्या देखते हैं, दौड़ के आए कहीं से खेल करके आते हैं हम लोग, ठीक है, तो घर में आने के बाद क्या करते हैं, ग्लूकोज है तो ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज घोल करके हम लोग पीते हैं, है ना। तो क्या होता है, उससे फास्ट रिकवरी होती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए है ग्लूकोज, और ऐसे एनर्जी गिवन फूड में हमारा आता है क्या, फैट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रिशन के पार्ट्स कितने तरह के होते हैं और उसमें क्या क्या आते हैं, सो डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने न्यूट्रिशन को हमने डिस्क्राइब किया, न्यूट्रिशन होता क्या है, किसको न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना। इनटेक ऑफ, हमने बताया था ना, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इट्स यूटिलाइजेशन, है ना। तो न्यूट्रिशन जब हम पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन जब हम पढ़ते हैं तो न्यूट्रिशन को होते हैं 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफ एंड अनदर वन इज हेट्रोट्रॉफ, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2, कौन कौन सा, ऑटोट्रॉफ एंड सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है या हेट्रोट्रॉफ ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो हमें भाई जानना है कि ठीक है, ऑटोट्रॉफ हम किसको कहेंगे, ऑटोट्रॉफ के क्लास में हम किसको रखेंगे, हेट्रोट्रॉफ की बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉफ के क्लास में हम किसे रखेंगे, है ना। ये सोचने वाली बात है भाई, ऑटोट्रॉफ किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, न्यूट्रिशन ये भी है और न्यूट्रिशन ये भी है, ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये दोनों न्यूट्रिशन है, लेकिन इसको क्लासिफाई किया गया, क्यों किया गया, किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। ऑटोट्रॉफ किया गया तो किस बेसिस पे किया गया, अगर हेट्रोट्रॉफ किया गया तो किस बेसिस पे किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझेंगे, ऑटोट्रॉफ होता क्या है। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, तो जब मैंने बायोलॉजी बताया था, जब मैंने बायोलॉजी को डिस्क्राइब किया था, मैंने उसी वक्त बताया था आपको कि किसी भी वर्ड को समझने का एक बेहतर तरीका, एक बेहतर वे क्या है, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ वर्ड। तो वहां हमें एक तरीका बताया था कि वी कैन ब्रेक दैट वर्ड, ठीक है। जो वर्ड को हमें समझ, जिस वर्ड को हम समझना चाहते हैं, जिस वर्ड को हमें जानना है, उसको क्या करेंगे, उस वर्ड को हम ब्रेक कर देंगे। उस वर्ड को जैसे ही ब्रेक करेंगे वो वर्ड हमारे लिए समझना ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो हम बात कर रहे थे ऑटोट्रॉफ की, तो इसमें 2 वर्ड्स मिलकर बना है, ऑटोट्रॉफ। ऑटो का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है ऑटो, इसका मतलब होता है क्या, सेल्फ, है ना। सेल्फ यानी खुद से, ठीक है, खुद से। ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, अपनी न्यूट्रिशन खुद करते हैं बिना किसी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हेल्प के। एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट देयर न्यूट्रिएंट्स विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स व्हाट, हमने क्या जाना, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है बिना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प के, डेट इज कॉल्ड सेल्फ, मतलब खुद से, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉफ। आइए इस वर्ड को समझते हैं, हेट्रोट्रॉफ होता क्या है। फिर वही काम करेंगे, हम वर्ड्स को फिर ब्रेक करेंगे। हाँ देखिए, ये है हेट्रो। हेट्रो जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, अलग, दूसरे, है ना। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, बट कैसे, कैसे कंप्लीट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डिपेंड करते हैं, हेट्रोट्रॉफ वाले जो भी हैं ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। बट ऑटोट्रॉफ जो क्लासेस में आते हैं, जो ऑटोट्रॉफ वाले हैं, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, किसी ऑटोट्रॉफ वालों को, जो ऑटोट्रॉफ में आते हैं,
ठीक है, उन्हें अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता। उन्हें न्यूट्रिशन के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प नहीं चाहिए होती है। बट हेटेरोट्रॉफ के केस में क्या है, इन दिस केस इसमें क्या है कि न्यूट्रिशन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहना होता है। ठीक है, तो हमने ऑटो और हेटेरो का मतलब जान लिया। ठीक है, अब इसको डिटेल में हम करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, इसमें टॉपिक्स अभी एग्जांपल्स इसको समझेंगे, क्योंकि ऑटोट्रॉफ के भी दो पार्ट्स यहाँ बताए गए हैं। इसको भी ऑटोट्रॉफ में भी दो तरह का होता है, फर्स्ट वन इज केमो ऑटोट्रॉफ, सेकंड वन इज फोटो ऑटोट्रॉफ। तो इससे पहले कि हम हेटेरो पढ़े, हम पहले ऑटोट्रॉफ को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ को दो पार्ट में रखा गया, एक फर्स्ट वन इज केमो ऑटोट्रॉफ एंड सेकंड वन इज फोटो ऑटोट्रॉफ। एंड हमें अब ये जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमो ऑटोट्रॉफ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफ। तो दोस्तों समझने का सबसे इजी वे मैं रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट दिस सेंटेंस अगेन। द इजिएस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंड एनीथिंग या एनी वर्ड, वी कैन ब्रेक दैट वर्ड इन 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स। मतलब 2 पार्ट हो या 3 पार्ट, बस उस वर्ड को ब्रेक करो ताकि वो वर्ड हमें आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो केमो इसमें वर्ड आया केमो प्लस ऑटोट्रॉफ, है ना। ऑटोट्रॉफ तो हमारा ये वर्ड है, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन। मेन समझना है केमो, व्हाट डू यू मीन बाय केमो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमो। केमो वर्ड का मतलब क्या है, तो केमो वर्ड का मतलब होता है केमिकल, है ना। केमो का मतलब है केमिकल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। विद द हेल्प ऑफ मतलब उसमें न्यूट्रिशन हो रही है, न्यूट्रिशन चल रहा है। और कैसे हो रहा है, न्यूट्रिशन कहाँ हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमो ऑटोट्रॉफ में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, और उसी केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, वो अपने न्यूट्रिशन बनाते हैं। दूसरा है फोटो ऑटोट्रॉफ, है ना। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस एक वर्ड आता है ना, हम लोग पढ़ेंगे इसमें फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो जहां ये वर्ड आता है फोटोसिंथेसिस, फोटो वर्ड का मतलब जहां पे आता है फोटो वर्ड मीन्स इसका रिलेशन किससे होता है। फोटो का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है लाइट। मीन्स व्हाट, ये न्यूट्रिशन अगर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं लाइट का एक बहुत बड़ा योगदान है, कहीं ना कहीं लाइट हमारा उसमें काम, क्योंकि फोटो वर्ड लगा है तो न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं लाइट का यूज है। ठीक है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, सनलाइट, जिसमें हमारा एग्जांपल में ग्रीन प्लांट है, ब्लू ग्रीन एल्गिया है ना। और केमो में हमारा क्या क्या हो गया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। ठीक है, अब ग्रीन सल्फर में ये तीनों आता है कि सॉरी केमो ऑटोट्रॉफ में, मतलब केमो ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तीनों आता है। ये एग्जांपल है। ठीक है, एक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने गोबर गैस प्लांट का नाम सुना होगा, काउडंग, गोबर। अब हम ये बताइए कि गोबर गैस प्लांट या जिसे हम लोग बायोगैस प्लांट जो बोलते हैं, जो काउडंग से बनता है, जो गोबर से उसमें गैस निकाला जाता है ना, जिसको हम लोग डोमेस्टिक यूज के लिए घर में डोमेस्टिक यूज करते हैं जिसका, वो उसमें कौन सा गैस निकलता है जब वो सारे रिएक्शन के बाद जो गैस होते हैं, वो बायोगैस में प्लांट में कौन सा गैस रिलीज होता है, एनीवन, कौन सा गैस उसमें रिलीज होता है। तो उसमें गैस रिलीज होता है साहब कौन सा, मीथेन। ये होता है प्रोसेस, मिथेनोजेंस। ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ हमने अभी बताया क्या, काउडंग के बारे में, जिसमें से मीथेन गैस निकलता है। तो द प्रोसेस इन विच मीथेन इज रिलीज्ड, ठीक है, द प्रोसेस इन विच मीथेन इज रिलीज्ड
इज कॉल्ड मेथेनोजेंस, है ना, मेथेनोजेंस। ये प्रोसेस होता है, मीन्स ये रिएक्शन, इट्स टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैंने कॉर्डंग लिया, उसमें पानी में घोल करके वो बायोगैस प्लांट में हमने डाला, हाँ, और वो अंदर जो रिएक्शन होता है वो डेट इज कॉल्ड मेथेनोजेंस, जिससे हमारा प्रोड्यूस क्या होता है, मीथेन प्रोड्यूस होता है। मीथेन जिसको हम लोग CH3 बोलते हैं, है ना, मीथेन प्रोड्यूस होता है उसमें, डेट इज कॉल्ड मीथेनोजेंस। अब बात करते हैं फोटो, इसीलिए क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में वो होता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, आयरन बैक्टीरिया में मीथेनोजेंस में, जिससे मीथेन बनता है ना। अब बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉप की। फोटो ऑटोट्रॉप मीन्स व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो फोटो की जहां तक बात आती है तो ग्रीन प्लांट सबसे पहले जहन में हमारे क्या आता है, ग्रीन प्लांट है भाई, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं क्या ग्रीन प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करता है, दैट्स इट। सीधा जानते हैं कि हाँ ग्रीन प्लांट है, तो हम लोग को सिखा दिया जाता है कि फोटोसिंथेसिस करता है, वो सारा हमारा फोटो ऑटोट्रॉप में आते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जिसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गा। अब हम ब्लू ग्रीन एल्गे की बात करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस में जरूरी क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जब इस टॉपिक को हम आगे जब बढ़ेंगे ना, तो उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन होगी, उसके रिएक्शंस को बताएंगे, ठीक है, उसमें क्या रिएक्शंस होते हैं, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बाद क्या क्या प्रोडक्ट उसके तैयार होते हैं, क्या क्या रिलीज होता है उसमें से, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। अभी हम एज ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन में सिर्फ बता दे रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। इसका एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड या मेक देयर ऑन न्यूट्रिएंट्स या कंप्लीट देयर ऑन न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना। सनलाइट ले लिया, वाटर ले लिया, सॉइल से वाटर ऑब्जर्व कर लिया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अंडर कंप्लीट रिएक्शन के बाद बना क्या, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट, जो कि ग्लूकोज बनाता है, जो प्लांट यूज करता है ग्लूकोज का, और उसमें ऑक्सीजन वो रिलीज करता है 6O2, है ना। ऑक्सीजन वो रिलीज करता है, तो वो फोटोसिंथेसिस हुआ, वो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट। तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड प्लांट में क्लोरोफिल होता है, पहले से प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है ना। क्लोरोफिल कलर पिगमेंट जो होता है वो जरूरी होता है, ब्लू ग्रीन अलगा हो या ग्रीन प्लांट हो, ये दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉप की। तो मैंने हेटरोट्रॉप का शुरू में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से जो न्यूट्रिशन होता है, डेट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मीन्स व्हाट, इसे न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए एक अदर ऑर्गेनिज्म की हेल्प चाहिए ही चाहिए, आफ्टर दैट ये न्यूट्रिशन अपना कंप्लीट करेंगे। इज इट क्लियर? देखिए, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना, मतलब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, जिसमें हमारा आता है क्या क्या, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक एंड लास्ट वन इज इंसेक्टिवोरस। हाँ, इंसेक्टिवोरस, होलो, सेप्रो, पारा, सिम्बायोसिस एंड इंसेक्टिवोरस, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा, एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड व्हाट, हेटरोट्रॉप या हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर है होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोसिस एंड लास्ट वन इज इंसेक्टिवोरस। तो इससे भी एक एक टॉपिक को हम डील करेंगे, है ना। होलोजोइक क्या है, सेप्रोफाइटिक क्या है, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस, ठीक है। अब हम जहां तक बात करते हैं होलोजोइक की, एक बार मैं इसको अलग लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि आप लोग क्लियर समझ में आए थोड़ा, है ना।
चलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे हॉलो का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है हॉलो, इसका मतलब होता है कंप्लीट, डिपेंड ऑन एनिमल। कंप्लीट एनिमल्स, इसमें जितने कंप्लीट एनिमल किंगडम आते हैं, ठीक है, होलोजोइक में कंप्लीट एनिमल किंगडम, जिसमें हमारा 3 पार्ट्स है ना, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड लास्ट वन इज ओमनिवोर्स, है ना, वो होलोजोइक के अंदर आते हैं ना, वो सारे एनिमल्स होते हैं ना, जो होलोजोइक में कंप्लीट एनिमल, वो सारे एनिमल्स उसमें आ जाएंगे, जिसको 3 पार्ट में रखा गया है ना, कार्निवोरस, हार्बीवोरस एंड लास्ट वन इज ओमनिवोरस, है ना। इसके अंदर ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। होलोजोइक में क्या पढ़ेंगे हम लोग? 3, ठीक है। तो हेटेरोटॉपिक में हमने पहले बता चुके हैं हम, हेटेरोटॉपिक क्या होता है? डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से न्यूट्रिशन होता है ना। एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक एंड लास्ट वन इज इंसेक्टिवोरस। तो होलो का मतलब क्या होता है? होलो का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, COMP। होलो का मतलब कंप्लीट एनिमल, मतलब जो भी एनिमल्स आते हैं इस ग्रुप में, जो भी एनिमल्स, वो सारे होलोजोइक में आते हैं। अब एनिमल्स का भी अलग क्लासिफाई किया गया है, 3 पार्ट्स में से भी क्लासिफाई करेंगे हम लोग, है ना, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, प्रीवियस क्लासेज में हमने पढ़े हैं कि एनिमल्स को भी 3 किंगडम, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डेट इज कॉल्ड, क्या क्या है वो? कार्निवोर्स, मतलब हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड लास्ट वन इज ओमनिवोर्स। इसे हम लोग करते हैं हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोर्स, ठीक है। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ये 3 हुआ किसका? होलोजोइक का पार्ट। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब इसमें सारे एनिमल्स आ गए, है ना। अब हार्बीवोर्स किसको कहेंगे? कार्निवोर्स किसको कहेंगे? ओमनिवोरस किसको कहेंगे? तो हार्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स जो कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स, ग्रासेस, है ना। कार्निवोर्स एनिमल्स विच डिपेंड अपॉन ओनली फ्लेश, है ना, वो उन्हें सिर्फ मीट चाहिए, है ना, जो फ्लेश पे डिपेंड करते हैं। एंड ओमनिवोर्स जो दोनों पे, है ना, जो फ्लेश पे भी है, वो फ्लेश भी खाते हैं और ग्रीन प्लांट्स भी चाहिए उन्हें, हाँ, दैट इज कॉल्ड ओमनिवोर्स, जो दोनों यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग ये प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, है ना। इसको सिर्फ मैंने इसका पार्ट था तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है वो, एक अक्सर कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन है वो, कि वो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ओमनिवोर्स। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए क्या है? हमने क्वेश्चन क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। इसमें से कौन सा एनिमल्स ओमनिवोर? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एन ओमनिवोर, है ना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, इस चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एन ओमनिवोर्स, इसमें कौन सा ओमनिवोर्स है? तो बस हम क्या देखते हैं भाई, गोट है तो ये तो हार्बीवोर्स है, क्योंकि ये कंप्लीट डिपेंड ऑन प्लांट्स, शिप हार्बीवोर्स, लायन कार्निवोर्स। तो ऑब्वियसली हम आंसर क्या लगाएंगे? कॉकरोच, है ना, कॉकरोच क्या है? ओमनिवोर्स, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, मान के चलिए कि इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमने हटा दिया है। चलिए हम यहां से ऐसा करते हैं, गोट हटा देते हैं। गोट, क्वेश्चन हमारा वही है, क्वेश्चन हमारा वही है, गोट की जगह पे हमने ऑप्शन बी में ले लिया डॉग, ठीक है। हमने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, क्वेश्चन हमारा वही, हमने सिर्फ एक ऑप्शन को यहां से रिप्लेस कर दिया है। क्वेश्चन हमारा सेम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनिवोर्स। क्वेश्चन हमारा सेम है, ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनिवोर्स। ऑप्शन ए शीप, बी
डॉग, सी लायन एंड फोर्थ वन इज कॉकरोच। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। तो इस केस में आप आंसर क्या लगाएंगे? थिंक ओवर इट। इस केस में आंसर हम क्या लगाएंगे? क्योंकि यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है कि भाई पहले तो ये हमारा ओमनिवोर्स हो रहा था, अब तो डॉग भी आ गया, क्योंकि डॉग भी फ्लेश भी खाता है और हम जो खिलाते हैं, ठीक है ना, चावल, रोटी, बिस्किट, है ना, सब कुछ, तो ये तो ओमनिवोर्स हो गया ना। तो यहाँ पे दोनों ओमनिवोर्स आ रहा है, लेकिन हमको आंसर क्या चाहिए? ऑप्शन तो हमें एक चूज करना है। तो कमाल की बात यह है दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, डॉग जो होता है, ये डॉग हम इसे जो भी खिलाएं, दैट डिपेंड ऑन अस कि हम इसे क्या खिला रहे हैं। बिस्किट खिला रहे हैं, वो बिस्किट खा रहा है, रोटी खा रहा है, जो भी खा रहा है ना, ब्रेड लाके खिला रहे हैं। बट कमाल की बात यह है कि डॉग इज अ कार्निवोरस। हाँ, ये फ्लेश ईटिंग एनिमल है। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन था ये फ्लेश ईटिंग एनिमल्स है। हाँ, ये डिपेंड हम पे करता है कि हम इसे क्या खिला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में डॉग क्या होता है? ये होता है कार्निवोरस। तो हमारा आंसर क्या होगा? कॉकरोच, क्योंकि ओमनिवोरस हमारे पास सिर्फ यही है। डॉग को हम ओमनिवोरस नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ये कार्निवोरस में आता है। हम उससे क्या खिलाते हैं इससे हमको मतलब नहीं है। वो आता है किस ग्रुप में? वो आता है कार्निवोरस में। इज इट क्लियर? ओके, नाउ तो ये तो हो गया भाई होलोजोइक। अब बात करते हैं सैप्रोफाइटिक। हमने कहा ना वर्ड को ब्रेक करना सीखिए, सैप्रोफाइटिक। अगर हम सैप्रोफाइटिक वर्ड को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या है? वर्ड आता है सैप्रो। सैप्रो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग। सैप्रो का मतलब होता है डेड, डेड एंड डिकेइंग। डेड एंड डिकेइंग मीन्स व्हाट? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना शिकार खुद नहीं करते, ठीक है, अपना शिकार ये खुद नहीं करते। होता क्या है, चलो ठीक है, कोई एनिमल से मरा हुआ है, उस पे आके वो अपना स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, उस धीरे धीरे करके उसको डाइजेस्ट करना वो शुरू करते हैं। मीन्स वो उसे मार के नहीं खाते, वो पहले से डेड एंड डिकेइंग, जो डेड है वो मरा हुआ है, जो सड़ रहा है, जो डिकेइंग है ना, उससे वो खा करके खत्म करते हैं, उसका वो न्यूट्रिएंट्स, उससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना। जो डेड एनिमल्स है उससे वो न्यूट्रिशन, वो खुद नहीं मारते। जो डेड है, जो पहले से मरा हुआ है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे, डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। वो सैप्रोफाइट्स में आते हैं, है ना। तो भाई डेड एंड डिकेइंग तो सैप्रोफाइटिक में आ गए। अब हम बात करेंगे होलोजोइक की, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा ये हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, कार्निवोर्स भी एनिमल्स को खाते हैं, ये भी एनिमल्स को खा रहे हैं। कार्निवोर्स भी एनिमल्स को खाते हैं और ये भी एनिमल्स को खा रहे हैं। मीन्स कहीं कुछ हद तक अगर हम कह सकते कि यार दोनों तो सेम है, दोनों सेम है, लेकिन ये डिफरेंट कहाँ पे हैं? ऐसे तो दोनों सेम लग रहा है, लेकिन भाई डिफरेंसेस कुछ तो होंगे जो कि दोनों को अलग अलग क्लासेस में रखे गए। क्यों रखे गए? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, होलोजोइक में क्या होता है दोस्तों। देखिए होलोजोइक में क्या होता है, इसका स्टेप्स क्या क्या है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन, है ना, इंजेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, डाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है, एसिमिलेशन। एंड फोर्थ स्टेप इज ईजेशन, है ना। 4 स्टेप्स हुए। किस में हुए? ये चारों स्टेप हुआ किस में? होलोजोइक में, है ना। क्या क्या हुआ होलोजोइक में? हुआ इंजेशन, सबसे पहले फूड को लिया, डाइजेशन, उसे डाइजेस्ट किया, एसिमिलेशन, ठीक है, उसका एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू किया। आफ्टर दैट इजेशन मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकाल दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, होलोजोइक। लेकिन सैप्रोफाइटिक में क्या होता है, प्रोसेस सेम है। सैप्रोफाइटिक में फ्रेंड्स प्रोसेस दोनों का सेम है, लेकिन एक स्लाइटली डिफरेंस होता है। क्या होता है इसमें? अगर होलोजोइक की बात करते हैं तो इसमें इंजेशन पहले हुआ, ठीक है,
लेकिन अगर सैप्रोफाइटिक की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले होता है डाइजेशन, अंडरस्टैंड, डाइजेशन, उसके बाद इंजेशन, फिर एसिमिलेशन, एट लास्ट में इजेशन। ठीक है, डाइजेशन, इंजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये प्रोसेस है सैप्रोफाइटिक का। तो हम लोगों ने क्या देखा, होलोजोइक में पहले इंजेशन फिर डाइजेशन, बाकी प्रोसेस सेम है। और यहां क्या हमने देखा, पहले डाइजेशन फिर इंजेशन, बाकी इस प्रोसेस दोनों का सेम है। तो बस यही एक स्लाइटली डिफरेंस होता है होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक में। अब बात करते हैं थर्ड वन इज व्हाट, पैरासाइटिक। ठीक है फ्रेंड्स, पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक में क्या होता है, पैरासाइट्स किसको कहते हैं, सबसे पहले हम ये जाने पैरासाइट्स का मतलब होता क्या है, पैरासाइट्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, पैरासाइट है ना, पैरासाइट्स, पैरासाइटिक, जिसको पैरासाइटिक कहते हैं, है ना, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो कि हेटेरोट्रॉप का ये पार्ट है। तो पैरासाइटिक में सबसे पहले इस वर्ड को समझेंगे, तो वही तरीका फिर से अपनाएंगे हम कि वर्ड्स को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे ही वर्ड्स को ब्रेक करते हैं तो हमको एक मिलता है वर्ड पैरा। पैरा वर्ड का मतलब होता है वर्ड सराउंडिंग, मीन्स आसपास, सराउंडिंग। सराउंडिंग है ना, मीन्स आसपास। तो जो पैरासाइट्स जो होते हैं वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, वो करते क्या है कि किसी दूसरे प्लांट्स पे, है ना, किसी दूसरे प्लांट पे, किसी दूसरे ट्रीज पे जाकर के वो स्प्रेड कर जाएंगे। मीन्स व्हाट, स्प्रेड करेंगे, उस पर फैल करके और उसके न्यूट्रिएंट्स को वो यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरे प्लांट्स पे जाके बैठेंगे, उस पर स्प्रेड करेंगे और उसके न्यूट्रिएंट्स को लेना शुरू करेंगे। और जिस प्लांट पे वो बैठते हैं जाकर के, जिस प्लांट पे जाके स्प्रेड होते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म पे जाकर वो स्प्रेड होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट। होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट प्लांट, अगर प्लांट है तो होस्ट प्लांट भी कहते हैं उसे। ठीक है, वो होस्ट होते हैं। ठीक है, और ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, होस्ट प्लांट के ऊपर पूरी तरह से स्प्रेड करेंगे और उसके न्यूट्रिएंट्स को लिखना शुरू करेंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और वो होस्ट प्लांट को पूरी तरह से वो सुखा देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है, पैरासाइट्स का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, कस्कुटा, रिफ्लेसिया और टेपवॉर्म। ये तीनों क्या है, पैरासाइट्स हैं। ठीक है, ये तीनों पैरासाइट्स हैं। ये क्या करते हैं, रिफ्लेसिया, एक मैं रिफ्लेसिया के बारे में बता दूं, इट्स अ फ्लावर, इट इज अ फ्लावर। रिफ्लेसिया एक फ्लावर है जो कि सबसे लार्जेस्ट फ्लावर होता है, हाँ, लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, रिफ्लेशिया। इसका वेट होता है लगभग 7.5 समथिंग, 7 kg के आसपास इसका वेट होता है ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर होता है ये। तो ये हमारा किस क्लासेस में आता है, ये आता है पैरासाइटिक में। ठीक है, कस्कुटा हम लोग सब जानते हैं। टेप बॉम, ये हमारे अंदर स्टमक में होते हैं, ये टेप बॉम। ये भी क्या करते हैं, वो स्टमक में वो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारा, है ना, टेप बम का ये भी रिएक्ट करते किसके जैसा, पैरासाइट्स की तरह। ये भी पैरासाइट्स ही होते हैं। ठीक है, दूसरे का न्यूट्रिएंट्स वो यूज करना शुरू करेंगे और उसी को वो अपना न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके वो खुद जिंदा रहते हैं। ठीक है, थर्ड जो वर्ड आता है, फोर्थ वर्ड जो आता है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक वर्ड जो आया है हमारा, ये सिम्बायोटिक वर्ड एक्चुअली इट इज नॉट अ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक इज नॉट अ न्यूट्रिशन, इट्स अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक क्या है, ये एक रिलेशनशिप है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जिसमें गिव एंड टेक का कॉम्बिनेशन, गिव एंड टेक का इसके बीच में कंडीशंस होते हैं। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में, दोनों एक दूसरे से सिम्बायोटिक हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, दूसरा इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। इसमें गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक का मतलब वही होता है रिलेशनशिप। ये एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, ना कि ये न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन नहीं है, ये रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म है, हाँ, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को अपने ऊपर शेल्टर प्रोवाइड करेगा और दूसरा ऑर्गेनिज्म को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है,
सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल अगर देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन। लाइकेन ये एग्जाम्पल किसका है, सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल है लाइकेन। ठीक है, अब बात करते हैं इंसेक्टिवोरस की। इंसेक्टिवोरस, जैसा कि ये वर्ड है इंसेक्टिवोरस, इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक वर्ड है, दो वर्ड मिलके बना है इंसेक्ट। इंसेक्ट हम सब जानते हैं, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं इंसेक्ट के ऊपर, वो इंसेक्ट को खा लेते हैं, इंसेक्ट को न्यूट्रिशन के रूप में यूज कर लेते हैं, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट को ट्रैप करके वो खा जाते हैं, उसके न्यूट्रिशन को यूज कर लेते हैं, उसको मार करके खा लेते हैं, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स। प्लांट विच डिपेंड ऑन इंसेक्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, उस इंसेक्टिवोरस किसे कहेंगे, जो इंसेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो प्लांट्स में भी ऐसे होते हैं, प्लांट्स में क्या क्या है, पीचर प्लांट, वो भी क्या इंसेक्टिवोरस, उसमें भी क्या होता है, पीचर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरह से घड़ा की तरह बना हुआ, उसमें इंसेक्ट आके जैसे ही बैठता है, अट्रैक्ट होकर उसमें आके बैठता है, वो उसका जो कैप होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट्स को कहेंगे जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, इंसेक्टिवोरस का एग्जाम्पल अगर देखते हैं, यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस, डायोनिया और ड्रोसेरा। तो ये जो होते हैं, इसके कॉमन नेम्स मैं आपको लिखवा देता हूं। इसके कॉमन नेम्स है, नेफेंथिस बोलते हैं पीचर प्लांट को, ठीक है। डायोनिया नेफेंथिस बोलते हैं किसको, पीचर प्लांट को। डायोनिया बोलते हैं क्या, वीनस फ्लाई ट्रैप, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, डायोनिया होता है वीनस फ्लाई ट्रैप और ड्रोसेरा होता है सैंड्यू प्लांट। यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस जिसको पीचर प्लांट कहते हैं, डायोनिया जिसे वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, और फोर्थ वन इज ड्रोसेरा जिसको सन ड्यू प्लांट कहते हैं। पीचर प्लांट तो अब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, देखे हैं हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में, क्या पीचर प्लांट घड़े के जैसा उसका शेप होता है, वो इस तरह से कैप लगा रहेगा ऊपर में, है ना। क्या होता है उसमें, कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है, जिसपे आके इंसेक्ट बैठते हैं वो चिपक जाते हैं। जैसे ही वो इंसेक्ट आके बैठते हैं वो अपना कवर को बंद कर लेता है, जैसे ही उसका कवर बंद होता है वो इंसेक्ट उसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाता है। फिर उसको वो डाइजेस्ट करते हैं, उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल। डायोनिया में क्या होता है, वीनस फ्लाई में उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस पर जाके जैसे ही इंसेक्ट बैठता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। ठीक है, सैंड्यू प्लांट का भी कंडीशन कुछ इसी तरह का होता है, जिसको ड्रोसेरा बोलते हैं। तो दोस्तों, इंसेक्टिवोरस में हमारा ये 4 एग्जाम्पल है। हम लोगों ने देखा क्या, न्यूट्रिशन जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें ऑटोट्रॉफ में केमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ में हमने सारे एग्जाम्पल्स को देखा। मेथनोजेनेसिस देखा, कैसे मेथोजेंस बनते हैं, मीथेन गैस कैसे बनते हैं। उसके बाद हेटरोट्रॉफ पे अगर हम आते हैं तो उसके डिफरेंसेस, हेटरोट्रॉफ में अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस, और उसके बाद सारे एग्जाम्पल। इसे हम एक एक टॉपिक लेके पढ़ेंगे। हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूट्रिशन पे हमने आज इतना बात किया, इतनी बातें हुई न्यूट्रिशन के ऊपर, इतनी सारी बातें हुई, इतने एग्जाम्पल्स, सारे कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग और भी देखेंगे न्यूट्रिशन को, आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, अब अगले लेक्चर में इसके आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स।